A very good morning to you, class 8th. So students, we are on chapter number 2, which is related to our history portion, and the chapter name is From Threat to Territory. And we have done Battle of Buxar, Battle of Plassey, Anglo-Mysore War, Anglo-Maratha War, etc. And in the previous class we have done one policy, that is subsidiary alliance. तो इन सभी वॉर से और पॉलिसी से ये पता चलता है कि ब्रिटिशर्स अपनी टेरिटरी को इंडिया में गेन करते जा रहे थे। उनकी जो टेरिटरी है वो बढ़ती ही जा रही थी बाय हुक और क्रूक। हुक से मतलब है या फिर लड़ाई करके, और क्रूक से मतलब है किसी तरीके का अलाइंस कर लिया या फिर कोई पॉलिसी ले आए वो लोग, इस तरीके से। सो प्रीवियस क्लास में हमने सब्सिडियरी अलाइंस पढ़ा था। सब्सिडियरी अलाइंस का मतलब क्या होता है? दिस अलाइंस वॉज इंस्टीट्यूशनलाइज बाय रिचर्ड वेल्सली, एंड इसका मतलब है कि इंडियन रूलर्स कोई भी आर्मी नहीं रख सकते हैं, कोई भी इंडिपेंडेंट आर्मी फोर्स नहीं हो सकती है, और इनको जब इन पर हमला होगा तो इनकी हेल्प कौन करेंगे? इनकी हेल्प करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। सो दिस इज़ दैट अलायंस इज़ मेनली फॉर द वेलफेयर ऑफ ब्रिटिशर्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ भला किसका हो रहा है? ब्रिटिशर्स का हो रहा है। धीरे धीरे जो इंडियन रूलर्स हैं वो किस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे? ब्रिटिशर्स पे। नाउ देयर इज़ अ न्यू अलायंस वी कैन से दैट अ डॉक्ट्राइन लैब्स। इसमें क्या है? इस पॉलिसी को इंस्टीट्यूशनलाइज किया था लॉर्ड डलहाउसी ने। हियर इज़ द पिक्चर ऑफ लॉर्ड डलहाउसी। एंड हु वाज लॉर्ड डलहाउसी? लॉर्ड डलहाउसी वाज द गवर्नर जनरल and the time period was 1848 to 1856. Lord Dalhousie उस टाइम पर गवर्नर जनरल थे इंडिया के, and here is the time period of Lord Dalhousie. Now, what do you mean by this policy? This policy helped Britishers a lot to annexation of the Indian states. इस पॉलिसी ने क्या किया? इंडियन स्टेट्स पर हक जमाना और ज़्यादा उसको बढ़ावा दिया, और ज़्यादा स्टेट्स को ब्रिटिशर्स अपने अंडर में ले पाए। Now, the doctrine declared that, now what is in this policy, that if an Indian ruler died without a natural male heir, his kingdom would lapse into the British hands, become the part of East India Company. अगर कोई एक इंडियन रूलर उसकी डेथ हो जाती है बिना उसके नेचुरल मेल हायर, मीन्स बिना उसके पुत्र के, इसमें नेचुरल मेल हायर लिखा है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई रूलर है और उसकी कोई बेटा नहीं है, मेल, यहाँ पर फीमेल नहीं बोला गया है, अगर कोई बेटा नहीं है जो कि उसका नेक्स्ट सक्सेसर होगा, मतलब नेक्स्ट राजा बनेगा, तो इनडायरेक्टली उसका सारा का सारा किंगडम किसके अंडर में चला जाएगा? ब्रिटिशर्स के अंडर में चला जाएगा। हैंड्स बिकम द पार्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर कोई राजा का बेटा नहीं है तो उसकी जो गद्दी है, उसका जो पूरा शासन है, उसकी जो टेरिटरी है, वो कौन हड़प लेंगे? इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके अंडर में चला जाएगा। उससे कोई मतलब नहीं है कि अगर उनकी बेटी चला रही है या फिर कोई भी और उन टेरिटरी को चला नहीं सकता है, डायरेक्टली वो किसके अंडर में आ जाएगी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। नाउ यहाँ पर कुछ प्रिंसली स्टेट्स लिखे गए हैं जिसको इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के अंडर या फिर इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अपने अंडर ले लिया था। अंगुल, बांदा, जैंतिया, चालून, झांसी। यहाँ पर झांसी का नाम इम्पॉर्टेंट है। झांसी 1854। झांसी मीन्स झांसी की रानी। झांसी की रानी के कोई बेटा नहीं था तो उन्होंने एक बेटे को अडॉप्ट किया, और इस चीज़ को ब्रिटिशर्स ने फुल सपोर्ट नहीं दिया। उन्होंने वो क्या चाहते थे कि झांसी को अपने अंडर में लेना चाहते थे, तो इसी वजह से 1857 रिवोल्ट आएगा जो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ द फुल डिटेल ऑफ princely states annexed under the doctrine. This is in your book also. So now, during the annexation of Awadh, British had an added argument. अब उन्होंने झांसी को, बहुत सारे एरियाज़ को अपने अंडर ले लिया। यहाँ पे एक पॉइंट हम अवध का जोड़ रहे हैं। सो क्या हुआ? दे सेड दैट दे वर ऑब्लिगेटेड बाय ड्यूटी टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री फ्रॉम द पीपल फ्रॉम द मिस गवर्नमेंट ऑफ द नवाब। उन्होंने बहुत सारे एरियाज़ को ले लिया, तो ये बोल के लिया कि आपके इस पॉलिसी के अंडर कोई आपके बेटा नहीं है तो आपकी जो पूरी टेरिटरी है वो हमारे अंडर हो जाएगी।
नाउ उसके साथ साथ उन्होंने एक और आर्ग्यूमेंट को बढ़ावा दिया, वो था कि अवध का जो राजा था, अवध की जो किंगडम थी, टेरिटरी थी, वहाँ पर उन्होंने क्या बोला, आप ऑब्लिग बाय ड्यूटी, आपको ये मानना ही पड़ेगा। और उन्होंने अवध की जो टेरिटरी थी उसको इसलिए ले लिया क्योंकि वो ये बोलते थे कि अवध का जो राजा है वो अपने शासन को अच्छे से नहीं चला पा रहा है, मिस गवर्नमेंट ऑफ द नवाब, इस वजह से उन्होंने अवध की टेरिटरी को अपने अंडर में ले लिया। Enraged with this humiliation, people of Awadh joined the Great Revolt of 1857। यही एक कॉज नहीं है 1857 रिवोल्ट का, बहुत सारे कॉज हैं, बट डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को एक मेजर कॉज माना जाता है। एंड उसकी बहुत सारी, उसके साथ साथ बहुत सारी पॉलिसीज़ चला दी ब्रिटिशर्स ने, बेकार, मतलब हम कह सकते हैं बेबुनियाद सी बातों पर ही वो लोग टेरिटरी को अपने अंडर में ले लेते थे, और ये ह्यूमिलिएशन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती थी। वो अपने राजा का साथ देना चाहते थे, और इस साथ देने में और हड़पने की नीति में किसको जन्म दिया था, 1857 रिवोल्ट को, दैट वी विल डिस्कस इन द लेटर स्लाइड्स। नाउ अगेन आई एम रिवाइजिंग this topic again. What do you mean by doctrine of lapse? Doctrine of lapse was institutionalized by Lord Dalhousie. Here is the picture of Lord Dalhousie. Who was Lord Dalhousie? The Governor General of India, and the time period of Lord Dalhousie was 1848 to 1856. Now, what is in the doctrine of lapse? That if a ruler died without a natural male heir, अगर उनके कोई बेटा नहीं होता है तो उनकी सारी की सारी टेरिटरी किसके अंडर चली जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। एंड दीज वर द टेरिटरीज। इसी के साथ साथ वो और क्या कर रहे थे, वो इस बेसिस पे ले रहे हैं अपने अंदर टेरिटरी को, अवध की टेरिटरी को, बिकॉज मिस गवर्नमेंट ऑफ द नवाब, बिकॉज ऑफ द मिस गवर्नमेंट, मतलब नवाब अच्छे से रूल नहीं कर पा रहा, इसलिए उसकी जो टेरिटरी है हम उसको अपने अंडर ले लेंगे और हम और अच्छे से उस चीज़ को या फिर उस टेरिटरी को रूल करेंगे। तो इसी सारे कॉजेज से मिलकर नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या हो सकता है, द रिवोल्ट ऑफ 1857। That's it for now.